नमस्कार। आज की जो क्लास है इसमें हम प्रजामंडल से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इसके बाद में जो भी टॉपिक होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास का जो पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है। राजस्थान सेवा संघ राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई? तो इसका सही जवाब है 1919 में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? 1919 में। नेक्स्ट है, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? तो सही जवाब है नैनूराम शर्मा। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? नैनूराम शर्मा। नेक्स्ट है, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना, हाड़ौती जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? तो इसका सही जवाब है हाजी फैज मोहम्मद। हाड़ौती जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना जो है किसकी अध्यक्षता में हुई? तो सही जवाब है हाजी फैज मोहम्मद की अध्यक्षता में हुई। नेक्स्ट है, सुशीला और भगवती का संबंध है ना किस प्रजामंडल से है? सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो इसका सही जवाब है मेवाड़ प्रजामंडल। सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से है? मेवाड़ प्रजामंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को क्या किया गया था? गिरफ्तार किया था, वे थे। तो आपको बताना है कि कौन से नेता थे। हाँ जी, तो देखो मेवाड़ प्रजामंडल के कौन कौन से नेता हैं जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था? तो 3 नेता थे। एक था माणिक्यलाल वर्मा, एक है बलवंत सिंह मेहता और तीसरे थे मोहनलाल सुखाड़िया। चिरंजीव लाल मिश्र नहीं थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले नेता माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता और मोहनलाल सुखाड़िया। तो अपना सही जवाब हो जाएगा ए बी डी। नेक्स्ट है, मेवाड़ प्रजामंडल में किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो वो कौन सी महिला थी जिन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो सही जवाब है नारायणी देवी। देखो किशोरी देवी है ना, ये सीकर से संबंध इनका। हाँ, नेक्स्ट है, मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय है ना कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब है अजमेर में। मेवाड़ जो प्रजामंडल है इसका अस्थायी जो कार्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया? अजमेर में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन? मेवाड़ जो प्रजामंडल है इसके प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो सही जवाब है माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? माणिक्यलाल वर्मा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सही जवाब है माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? माणिक्यलाल वर्मा के। नेक्स्ट है, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई? जो भरतपुर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना कहाँ पे की गई? तो इसका सही जवाब है रेवाड़ी में। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई? रेवाड़ी में। नेक्स्ट है, महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीकरण की मांग के कारण जेल में डाला गया था, तो वो कौन सी महिला नेता है जिन्होंने भरतपुर प्रजामंडल के पंजीकरण की मांग करने के कारण जेल में डाला गया? तो सही जवाब है सुशीला त्रिपाठी। सुशीला त्रिपाठी को भरतपुर राज्य प्रजामंडल की पंजीकरण की मांग के कारण जेल में डाला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य ने 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की? देखो राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियां हैं उनके संचालन के लिए 1934 में प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई? तो सीधा सा जवाब है जोधपुर में। 1934 में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रांतीय प्रजामंडल में 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया गया? तो कौन सा प्रजामंडल है जहाँ पे कृष्णा दिवस मनाया गया? तो इसका सही जवाब है जोधपुर प्रजामंडल में कृष्णा दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस। मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? तो इसका सही जवाब है 1934 में जारी किया गया। मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? 1934 में। नेक्स्ट है, मारवाड़ सेवा संघ। देखो
राजस्थान सेवा संघ से एक साल बाद 1920 में कि मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में किसके द्वारा की गई? तो सही जवाब है जयनारायण व्यास के द्वारा मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम जो अधिवेशन है किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ? तो सही जवाब है जमनालाल बजाज। तो देखो 1938 में जयपुर राज्य जो प्रजामंडल है इसका प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ? जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध रहा है। जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध किससे संबंध है? तो देखो हीरालाल शास्त्री और जयपुर के जो प्रधानमंत्री हैं मिर्जा इस्माइल के बीच में ये जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। मिर्जा इस्माइल के बीच में। देखो नेक्स्ट है जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखो जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942 में हुआ, बिल्कुल सही बात है। 1942 में हुआ भारत छोड़ो आंदोलन के समय, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, बिल्कुल सही बात है। इसका संबंध झालावाड़ रियासत से है, ये बिल्कुल गलत बात है। इसका संबंध जयपुर रियासत से है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये कथन असत्य है। हाँ, इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती जो सरकार है भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन इनका संबंध जयपुर रियासत से था। तो इसका सही जवाब है असत्य कथन तो केवल 2 ही है। असत्य कथन तो क्या है? केवल 2 ही है। देखो यही यहाँ पे पूछा गया था कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये झालावाड़ रियासत से इसका संबंध नहीं था, गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु, देखो भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चा का जो गठन है वो कहाँ हुआ था? तो उसका आज़ाद मोर्चे का गठन जयपुर में हुआ था और बाबा हरिश्चंद्र ने इसका गठन किया था। नेक्स्ट है आज़ाद मोर्चा का संस्थापक कौन था? देखो यहाँ पे क्वेश्चन ही आ गया। तो इसका संस्थापक था बाबा हरिश्चंद्र। आज़ाद मोर्चा का संस्थापक कौन था? बाबा हरिश्चंद्र। सिरोही प्रजामंडल का जो संबंध है, सिरोही जो प्रजामंडल है इसका संस्थापक कौन था? तो इसका है गोकुल जो भाई भट्ट हैं, गोकुल भाई भट्ट हैं, वो सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई? तो इसका सही जवाब है कलकत्ता में। बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में कहाँ होती है? कलकत्ता में। नेक्स्ट है बीकानेर प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? देखो बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब है मग्गाराम वैद। मग्गाराम जो वैद है बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? तो इसका सही जवाब है बीकानेर में। बीकानेर में है ना बीरबल दिवस मनाया गया 17 जुलाई 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांगड़ा कांड। कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ? तो इसका सही जवाब है बीकानेर प्रजामंडल के दौरान। कांगड़ा जो कांड है बीकानेर प्रजामंडल के दौरान क्या हुआ? घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सीधा सा जवाब है भोगीलाल पांड्या। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भोगीलाल पांड्या। जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया? तो देखो इसका उद्घाटन किया था श्री सत्यदेव विद्यालंकार ने। देखो दोबारा से देखते हैं। जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन का राजगढ़ में जो इसका उद्घाटन किसने किया? तो श्री सत्यदेव विद्यालंकार ने किया। नेक्स्ट है डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना होती है 1944 में। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1944 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब है भोगीलाल पांड्या। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की? भोगीलाल पांड्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? धौलपुर जो प्रजामंडल है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है कृष्णदत्त पालीवाल। धौलपुर जो प्रजामंडल है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कृष्णदत्त पालीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवाहर दिवस कब मनाया गया? जैसलमेर जो रियासत है इसके इतिहास में पहली बार जवाहर जो दिवस है वो कब मनाया गया? इसका सही जवाब है 16 नवंबर 1930 को। कब मनाया गया? 16 नवंबर 1930 को। नेक्स्ट है चुन्नीलाल व अमृतलाल पायक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा हुआ है? देखो चुन्नीलाल और अमृतलाल जो पायक है इसका संबंध किस प्रजामंडल से है? तो इसका सही जवाब है प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन से जुड़ा हुआ है। चुन्नीलाल पायक और अमृतलाल जो पायक हैं इनका संबंध किससे है? प्रतापगढ़ प्रजामंडल से। तो देखो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट चैप्टर में देखो ये जो चैप्टर है ये राजस्थान के एकीकरण से संबंधित चैप्टर है। तो देखो रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? सीधा सा है 5 जुलाई 1947 को। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की क्या की गई? स्थापना की गई। हाँ, नेक्स्ट है राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में रियासतें व ठिकाने कितने थे? 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। सीधी सी बात है, राजस्थान में एकीकरण के समय 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। नेक्स्ट है राजस्थान का एकीकरण जो है पूर्ण कब होता है? 1 नवंबर 1956 को पूर्ण होता है। राजस्थान का एकीकरण जो है पूर्ण कब होता है? 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? तो मत्स्य संघ का उद्घाटन होता है 17 मार्च 1948 को NV गाडगिल के द्वारा। नेक्स्ट है मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री थे, तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे शोभाराम कुमावत। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मत्स्य संघ की राजधानी मत्स्य संघ की राजधानी निम्न में से किसे बनाया गया? तो मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? अलवर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया, किसको बनाया गया? धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह को। धौलपुर के जो महाराजा ना उदयभान सिंह को मत्स्य संघ का राज प्रमुख। जबकि 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का राजा कौन था? भगवंत दास। हाँ, नेक्स्ट है राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का नाम रखने का सुझाव किसने दिया? तो वो थे KM मुंशी। KM मुंशी के सुझाव पे मत्स्य संघ का नाम मत्स्य संघ रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित समिति का नाम क्या था? तो मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाना था। मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान का हिस्सा बनाना था। इसके लिए गठित जो समिति थी वो थी डॉक्टर शंकरदेव समिति। कौन सी समिति थी? डॉक्टर शंकरदेव समिति। देखो नेक्स्ट है मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया? तो इसका सही जवाब है 15 मई 1900। इसका सही जवाब क्या है? 15 मई 1949 को जो मत्स्य संघ है वो राजस्थान में विलय हो जाता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में रियासतें शामिल थी। तो देखो 4 रियासतें शामिल थी और 1 ठिकाना था। 4 रियासतें 1 ठिकाना। नेक्स्ट है मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? तो देखो वो था धौलपुर। देखो मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? तो कौन था? धौलपुर था। नेक्स्ट है मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं था?
तो रमेश कुमार शामिल नहीं था और सारे शामिल थे। देखो मंत्रिमंडल में कौन कौन थे, मत्स्य संघ के में मास्टर भोलानाथ भी थे, मास्टर डॉक्टर मंगल सिंह भी थे और चिरंजीव लाल शर्मा भी थे। ये मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में शामिल थे। नेक्स्ट है देसी रियासतें जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं था। कौन सी ऐसी देसी रियासत जो 25 मार्च 1948 को जब राजस्थान का गठन हुआ ना तो उसमें नहीं थी, तो वो थी उदयपुर। कौन सी? उदयपुर। बूंदी, प्रतापगढ़, छापरा ये सब 25 मार्च मतलब दूसरे चरण में राजस्थान में इनका विलय हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के एकीकरण के समय कोटा का जो शासक है, राजस्थान के एकीकरण के समय कोटा का जो शासक था वो कौन था? वो था भीम सिंह। जबकि 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था राम सिंह सेकंड और एकीकरण के समय भीम सिंह, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया? तो इसका सही जवाब है कोटा। भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया राजस्थान संघ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान गठन के समय दूसरे चरण में संघ की जो राजधानी है कौन सी बनाई गई? कौन थी? तो वो कोटा ही थी। कोटा को राजधानी बनाया गया। राजस्थान गठन के समय दूसरे चरण में राजस्थान जो संघ है इसकी राजधानी क्या थी? कोटा। नेक्स्ट है राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण मतलब संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। प्रथम 2 चरण का उद्घाटन है ना एनवी गाडविल ने किया, तीसरे चरण का खुद जवाहरलाल नेहरू पहुंच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो इसका सही जवाब है हीरालाल शास्त्री। वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किन्हें बनाया गया? हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट है राजस्थान का सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? हाँ जी, तो सिरोही का जो राजस्थान में विलय होता है वो 1956 में विलय होता है। सिरोही राजस्थान में कब मिलता है? 1956 में मिलता है। देखो नेक्स्ट है 2 क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। वे कौन से थे? 2 क्षेत्रों के विलय के साथ ही 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया, तो वो कौन से क्षेत्र थे? तो ऑप्शन थे आबू, दिलवाड़ा व अजमेर। तो आबू, दिलवाड़ा और अजमेर का आज राजस्थान में विलय हो गया, उसके साथ ही है ना राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो जाता है। देखो किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू दिलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया? तो किसकी सिफारिश पे? फैजल अली जो समिति है ना इसकी सिफारिश पर आबू दिलवाड़ा जो है ना उसको राजस्थान में इसको मिलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे, वो क्या जाने जाते थे? उनको है ना राज प्रमुख बोलते थे, उसके बाद में राज्यपाल हो गए। नेक्स्ट है कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय होता है? तो सिरोही का राजस्थान में विलय 2 चरणों में होता है। सही जवाब हो जाएगा 2। नेक्स्ट है टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया? टोडगढ़ का मतलब होता है अजमेर में है टोडगढ़, तो टोडगढ़ राजस्थान में कब सम्मिलित होता है? 1956 में सम्मिलित होगा, 1956 में। नेक्स्ट है हाथला गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा था? तो इसका सही संबंध है, सही आंसर है सिरोही। यो गोकुल भाई भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन के कितने चरण थे? तो राजस्थान का जो गठन है कितने चरणों में होता है? वो 7 चरणों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जोधपुर के कौन से शासक अपने राज्य को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? कौन से शासक थे? तो वो थे महाराजा हनुमंत सिंह, बिल्कुल अलग रखना चाहते थे हनुमंत सिंह। नेक्स्ट है राजस्थान के एकीकरण से पूर्व निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक राजस्थान की लोकतांत्रिक सरकारों के मुख्यमंत्री नहीं रहे? मतलब जब एकीकरण चल रहा था ना, एकीकरण से पूर्व
कौन प्रारंभिक जो राजस्थान की लोकतांत्रिक जो सरकार हैं उनके मुख्यमंत्री नहीं रहा? तो देखो, शोभाराम कुमावत ये मत्स्य संघ के रहे थे, है ना। माणिक्य लाल वर्मा भी रहे हुए हैं। गोकुल लाल आसावा ये ना सेकंड चरण में रहे थे, लेकिन भोगीलाल जो पांडे है ना किसी भी चरण में राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है शंकरदेव समिति। देखो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शंकरदेव समिति का गठन धौलपुर व भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किस में मिलना चाहते हैं। इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? तो इसका सही जवाब है 3 सदस्य थे। अध्यक्ष भी आ गया, 2 और व्यक्ति थे। तो शंकरदेव समिति का जो गठन है वो किस लिए किया था? धौलपुर और भरतपुर की जो जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किस में मिलना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, वो है कि राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? तो इसमें सम्मिलित नहीं था MS जैन। देखो MS जैन ने ना ये प्रजामंडलों का जो विकास का चरण है ना उस 3 चरणों में बताया था। तो देखो जो शंकरदेव जो समिति है ना, जो भरतपुर और धौलपुर रियासतों के राजस्थान जनता की राय जानने के लिए कमेटी का गठन किया गया था, उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? तो वो व्यक्ति है, शख्स है MS जैन। तो डॉक्टर शंकरदेव तो अध्यक्ष ही थे, इसके अलावा RK सिद्धावा, इसके अलावा कौन कौन थे? डॉक्टर शंकरदेव, RK सिद्धावा और प्रभुदयाल, ये उस कमेटी के सदस्य थे, जबकि SS जैन इस कमेटी में सम्मिलित नहीं थे। नेक्स्ट है समिति जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की। तो वो समिति कौन सी है? वो है P सत्यनारायण राव समिति। P सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया। देखो नेक्स्ट है निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के अनुसार सम्मिलित कीजिए। तो देखो जोधपुर हाई कोर्ट, बीकानेर शिक्षा विभाग। देखो एक बार देख लेते हैं। A में 4, B में 1, देखो A4 यहाँ पे लिख देते हैं एक बार A4, अब देखते हैं। देखो इधर तो शहर है और इधर उनको क्या विभाग मिला उसकी जानकारी है। तो भरतपुर को मिला कृषि विभाग A में 4, जोधपुर को मिला हाई कोर्ट 1, बीकानेर को मिला शिक्षा विभाग 2 और उदयपुर को मिला खनिज विभाग 3। तो देखो भरतपुर को क्या मिला? कृषि विभाग। जोधपुर को क्या मिला? हाई कोर्ट। बीकानेर को क्या मिला? शिक्षा विभाग। और उदयपुर को क्या मिला? खनिज विभाग। तो ये एकीकरण के समय ये मिले थे सबको। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान का जो अध्यक्ष है वो क्या कहलाता था? राज प्रमुख कहलाता था। उसके बाद में राज्यपाल बन गया वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है P सत्यनारायण राव समिति। P सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखो पहला कथन है इस समिति ने जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की। बिल्कुल सही बात है। P सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाया गया। देखो नेक्स्ट है इस समिति ने लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है अजमेर रखे जाने की सिफारिश की। बिल्कुल सही बात है। इस समिति ने हाईकोर्ट जोधपुर रखने की सिफारिश की। बिल्कुल सही है P सत्यनारायण। देखो कृषि विभाग का जो मुख्यालय है ना भरतपुर रखने की सिफारिश की। उदयपुर तो खनिज विभाग का था, तो D जो है ना वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया था? तो इसका सही जवाब है एस.एन. सप्रू को। देखो दोबारा से देखते हैं। 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने क्या किया? भरतपुर जो प्रशासन है, भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया? तो सही जवाब है एस.एन. सप्रू को नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी में राज्य में रखा गया? तो वो है द्वितीय श्रेणी का राज्य था। राजस्थान कैसा था? द्वितीय श्रेणी के राज्य में रखा गया। देखो नेक्स्ट है, राजस्थान के विलय के समय अजमेर का मुख्यमंत्री कौन था? तो अजमेर का मुख्यमंत्री था हरिभाऊ उपाध्याय। राजस्थान में विलय के समय अजमेर का मुख्यमंत्री कौन था? हरिभाऊ उपाध्याय। नेक्स्ट है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? तो ये बांसवाड़ा के महारावल थे चंद्रवीर सिंह। इन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? तो कोटा महाराव भीम सिंह ने रखा था। कोटा महाराव भीम सिंह ने। नेक्स्ट है, राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था? तो एकीकरण के समय अजमेर जो था ना, यूनियन टेरिटरी था। नमस्कार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बढेर पद का प्रयोग करता है? मतलब ऐसा कौन सा समुदाय है जो अपने मंदिरों के लिए बढेर शब्द का प्रयोग करता है? तो इसका सही जवाब है सिरवी। सिरवी जाति के जो लोग हैं ना, वो मंदिरों के लिए बढेर शब्द का प्रयोग करते हैं। देखो नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए कि निम्न में से कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो यहाँ पे देखो, एक साइड में तो माताएं दे रखी हैं। कौन कौन सी लोक देवी हैं? ज्वाला माता, अधर माता, छींच माता, नारायणी माता। स्थान है बांसवाड़ा, जोबने, सरिस्का, अलवर, आबू। तो देखो सबका आपको जवाब देना है जी। तो देखो सबसे पहले ज्वाला जो माता है ना, ज्वाला माता, इसका जो संबंध है वो किससे है? वो है जोबनेर। सॉरी ये दो है, ये तीन, ये नीचे वाला है। तो ज्वाला माता का संबंध किससे है? जोबनेर से। ज्वाला माता का संबंध किससे है? जोबनेर से। अधर जो माता है ना, अधर माता, इसका संबंध है आबू से। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 4, इसको लिख देता हूँ, सॉरी एक बार यहीं पे लिखते हैं। देखो ये 2 है ना। ज्वाला माता का संबंध किससे है? जोबनेर से। अधर माता का संबंध किससे है? अधर माता का संबंध है आबू से। छींच माता का संबंध है बांसवाड़ा से। छींच माता का संबंध किससे है? बांसवाड़ा से, ये 1 है। और नारायणी जो माता का संबंध है वो है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर, 3 से। तो देखो ज्वाला माता का संबंध जोबनेर, अधर माता आबू पर्वत, छींच माता बांसवाड़ा, नारायणी माता छींच माता का संबंध किससे? बांसवाड़ा से। नारायणी जो माता है सरिस्का अलवर से संबंध है। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा युग्म असंगत है? देखो कैला देवी करौली बिल्कुल सही है। करणी माता देशनोक। जीण माता, देखो ये जम्वा रामगढ़ में नहीं है, सीकर में है। जीण माता कहाँ है? सीकर में है। रानी सती झुंझुनू बिल्कुल सही है। हाँ जी, तो देखो रानी सती झुंझुनू में है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक साइड में आपको किले दे रखे हैं और दूसरी साइड में जो है ना, तो आपको किले दे रखे हैं कि कौन सा किला है, या दूसरी साइड में उसके अंदर कौन सा मंदिर या मस्जिद है। दूसरी साइड में ये दे रखा है ना। देखो आमेर का जो किला है ना, आमेर किला जो जयपुर है, इसमें क्या है? इसमें जो है
शिला देवी का मंदिर है। आमेर के किले में क्या है? शिला देवी का मंदिर है। अलग अलग कलर चूज कर लेते हैं ताकि सही रहेगा अपने लिए ना। उसके बाद में तारागढ़ जो है, इसके बाद जो तारागढ़ जो है ना अजमेर में, ये इसमें दरगाह मीरान साहिब, इसमें क्या है? दरगाह मीरान साहिब है। इसके बाद में गागरोन का जो किला है, गागरोन का जो किला है, इसमें क्या है? गागरोन का जो किला है इसमें क्या है? इसमें है दरगाह मीरे साहिब। दरगाह मीरे साहिब किस में है? गागरोन के किले में। और मेहरानगढ़ का जो किला है ना, मेहरानगढ़ का जो किला है उसमें क्या है? मेहरानगढ़ के किले में चामुंडा माता का मंदिर है। तो देखो सभी को अपन ने, आमेर के किले में क्या है? आमेर के किले में है दरगाह, आमेर के किले में शिला देवी का मंदिर है। तारागढ़ में दरगाह मीरान साहिब है। गागरोन में है मीठे शाह की दरगाह, दरगाह मीरे साहिब। मेहरानगढ़ में है चामुंडा माता। तो ये हो गया ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? कौन सी लोक देवी है जिसको थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? तो सही जवाब है तनोट माता। सही जवाब क्या है? तनोट माता। नेक्स्ट है बाण माता किस राज परिवार की कुल देवी है? तो ऑप्शन ए है मेवाड़। जो मेवाड़ जो राज परिवार है इसकी कुल देवी कौन है? बाण माता। नेक्स्ट है अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? मतलब अलवर क्षेत्र की लोक देवी कौन सी है इसमें? अलवर क्षेत्र की लोक देवी, तो ऑप्शन है जिलानी जो माता है ये अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट है लटियाल माता। लटियाल माता का मंदिर राजस्थान में किस स्थान पर अवस्थित है? तो लटियाल माता का मंदिर कहाँ है? फलोदी में। कहाँ है? फलोदी में। नेक्स्ट है दधीमती जो माता का मंदिर है, दधीमती माता का जो मंदिर है ये कहाँ है? गोठ मांगलोद नागौर में। कहाँ है? गोठ मांगलोद नागौर में। नेक्स्ट है गुप्तकालीन भ्रमर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो सही जवाब है छोटी सादड़ी। गुप्तकालीन भ्रमर माता का मंदिर कहाँ है? छोटी सादड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर जाते समय पूजा की जाती है। राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर जाते समय किसकी पूजा की जाती है? तो सही जवाब है पथवारी देवी की। किसकी पूजा की जाती है? पथवारी देवी की। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एक बार पेन का कलर भी थोड़ी देर ये करते हैं। कवाय जो माता का जो मंदिर है, कवाय माता का जो मंदिर है का निर्माण किसने कराया? कवाय जो माता का मंदिर का निर्माण किसने कराया? कवाय माता का मंदिर का निर्माण कराया चच ने। नेक्स्ट है कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया कहाँ स्थित है? जो कुशाल माता का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? वो है बदनौर में। कहाँ है? बदनौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है। तो इसका जो सही जवाब है शिशु रक्षक लोक देवी के रूप में किसको माना जाता है? महामाया माता को जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से लोक देवता का संबंध है? लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है। कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने लाछा गुजरी से प्रार्थना का कुछ ऐसा जिक्र है? तो इसका सही जवाब है तेजाजी महाराज। तेजाजी महाराज। नेक्स्ट है निम्न में से कौन लोक देवता को धौलिया वीर के नाम से जाना जाता है? कौन सा लोक देवता है जिसको धौलिया वीर के नाम से जाना जाता है? तो वो है तेजाजी। नेक्स्ट है राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? तो सही जवाब है रामदेव जी के जो पिता हैं वो थे राजा अजमल। नेक्स्ट है किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति समर्पित की जाती है? मतलब कपड़े की और मिट्टी की जो प्रतिकृति है वो समर्पित की जाती है, वो है रामदेव जी। कौन से लोक देवता को कपड़े और मिट्टी की प्रतिकृति समर्पित की जाती है? रामदेव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लोक देवता ने गायों की रक्षार्थ, देखो किस लोक देवता ने गायों की रक्षार्थ
प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया। कौन से लोक देवता थे? वो थे तेजा रामदेव जी। रामदेव जी ने गायों की रक्षा के लिए प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं किया। नेक्स्ट है, किस लोक नायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? कौन सा लोक नायक है जिसके मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? तो सही जवाब है रामदेव जी। रामदेव जी का जो मेला है ना, इसको सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट है, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? तो संत रामदेव जी जो हैं, इन्होंने कामड़िया पंथ चलाया था। तो कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन हो गए? रामदेव जी। नेक्स्ट है, राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाला नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? तो नेतल के भरतार कौन थे? भरतार मतलब होता है पति, रामदेव जी। नेक्स्ट है, रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाते हैं, क्या गाए जाते हैं? तो सही जवाब है ब्यावले। रामदेव जी के जो भक्तों द्वारा जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? ब्यावले। रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या था? रामदेवरा जो है इसका प्राचीन नाम क्या था? तो रामदेवरा का जो प्राचीन नाम था वो था रूणेचा। क्या नाम था? रूणेचा। नेक्स्ट है, नेजा है। नेजा क्या है? नेजा, तो देखो नेजा जो है रामदेव जी की पचरंगी जो पताका है, या 5 रंगों की जो झंडा होती है ना, उसको ही बोलते हैं नेजा। रामदेव जी की जो पचरंगी जो पताका है उसको नेजा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेड़ी राजस्थान के किस जिले में है? तो गोगामेड़ी कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में है। सही जवाब हो गया हनुमानगढ़। नेक्स्ट है, लोक देवता गोगा जी का जो जन्म स्थली है, जन्म स्थली कहाँ पे है गोगा जी की? तो वो है ददरेवा चूरू में। लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली कहाँ है? ददरेवा चूरू में। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? बताओ, राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? तो सही जवाब है गोगा जी। गोगा जी ने क्या किया था? महमूद गजनवी से युद्ध किया था। नेक्स्ट है, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के समकालीन थे लोक देवता गोगा जी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? तो सबसे पहले मारवाड़ में ऊंट कौन लेके आए थे? पाबूजी महाराज। नेक्स्ट है, पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है। पाबूजी का जो मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है? वो है कोल्लू गांव। कौन सा है? कोल्लू गांव। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है, इधर तो आपको लोक देवता दिखेंगे और इधर है किस जानवर से उनका संबंध है? तो सबसे पहले जो कल्लाजी राठौड़ है, कल्लाजी राठौड़, इनका जो संबंध है वो है भूत प्रेतों से संबंधित है। ये किनसे संबंध है? भूत प्रेतों से। इसके बाद में गोगा जी का जो संबंध है वो सांप से है। गोगा जी का जो संबंध किससे है? सांप से है। और करणी माता का जो संबंध है वो, करणी माता का आप सबको पता है चूहों से संबंध है। करणी माता का संबंध किससे है? चूहों से। पाबूजी का जो संबंध है वो किससे है? ऊंट से। मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट पाबूजी लेके आए थे, तो इसका हो जाएगा 3। तो कल्लाजी का संबंध भूत प्रेतों से, गोगा जी का संबंध, कल्लाजी का जो संबंध है, कल्लाजी का संबंध किससे हो गया? भूत प्रेतों से। गोगा जी का संबंध सर्प से, करणी माता का संबंध चूहों से, और पाबूजी का संबंध ऊंट से। तो ये संबंध हो गए इनके ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिठू मेहा के रिवाड़े में किसकी वीरता का बखान है? बिठू मेहा के रिवाड़े में किसकी वीरता का बखान है? तो सही जवाब है गोगा जी। तो बिठू मेहा के रिवाड़े में किसकी वीरता का उल्लेख किया गया है? गोगा जी की वीरता का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है, तिलवाड़ा बालोतरा, पहले बाड़मेर में था तिलवाड़ा, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक देवता से जुड़ा हुआ? तिलवाड़ा जो बालोतरा है राजस्थान के किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है? तो तिलवाड़ा जो बालोतरा है वो राजस्थान के लोक देवता हैं मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी से जुड़ा हुआ है तिलवाड़ा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए। जैसे अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया तो कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए। तो सही जवाब है वीर कल्लाजी राठौड़। नेक्स्ट है भूरिया बाबा आराध्य देवता हैं। जो भूरिया जो बाबा है ना, किनके आराध्य देवता हैं। तो इनका सही जवाब है गोडवाड़ के मीणाओं के आराध्य देवता हैं। भूरिया बाबा किनके आराध्य देवता हैं, गोडवाड़ के मीणाओं के। नेक्स्ट है जामलोत राठौड़ जैतमलोत राठौड़ जो है किस लोक देवता के नाम से, राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है। जैतमलोत जो राठौड़ है उसको किस लोक देवता के नाम से, तो आलम जी। तो देखो जैतमलोट राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है, तो वो है आलम जी हैं। राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का एक भाग बन गया है। तो कौन सा संप्रदाय है, समुदाय है, तो वो है विश्नोई समुदाय। तो देखो विश्नोई जो समुदाय है उनके लिए वन एवं वन्य जो प्राणी है और उनके संरक्षण एक धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकाम प्रसिद्ध है। मुकाम जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये विश्नोइयों के लिए प्रसिद्ध है। किन के लिए प्रसिद्ध है, विश्नोइयों के लिए प्रसिद्ध है। जाम्बोजी जहाँ प्रवचन करते थे वो क्या कहलाता था। जाम्बोजी जहाँ पे प्रवचन करते थे ना उसको क्या कहते हैं, तो उसको सथारी कहा जाता था। जाम्बोजी जहाँ पे प्रवचन करते थे उसको क्या कहते हैं, सथारी कहा जाता था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 29 नियमों का पालन करने हेतु जोर दिया था। मतलब कौन समाज सुधारक हैं जिन्होंने अपने शिष्यों को 29 नियमों का पालन करने का जोर दिया, तो वो है जाम्बोजी। कौन है, जाम्बोजी। नेक्स्ट है दादू पंथ में सत्संग स्थल क्या कहलाता है। जो दादू जो पंथ है ना इसमें जो सत्संग का जो स्थल है वो क्या कहलाता है, तो सही जवाब है अलख दरीबा। दादू पंथ में जो सत्संग का जो स्थल है उसको अलख दरीबा कहा जाता है। नेक्स्ट है मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया वो कौन था, तो सही जवाब है दादू दयाल। जो फतेहपुर सीकरी में मुगल जो सम्राट है अकबर ने इनको आमंत्रित किया था, दादू दयाल को। हाँ जी। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से राजस्थान का कबीर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का कबीर किनको कहते हैं, तो इसका सही जवाब है दादू दयाल। दादू दयाल जो हैं इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। नेक्स्ट है दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक थे। जो दादू जो पंथ है ना उसमें जो नागा जो उप संप्रदाय है ना उसके प्रवर्तक कौन थे, तो इसका सही जवाब है सुंदरदास जी। नेक्स्ट चलते हैं दादू दयाल के निधन के पश्चात दादू पंथ का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया था, तो इसका सही जवाब है गरीबदास। तो गरीबदास जी हैं उनको दादू दयाल के निधन के पश्चात दादू पंथ जो है ना इसका उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कतरियासर से संबंधित हैं। मतलब राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत है जिनका संबंध बीकानेर के कतरियासर से है, तो वह सिद्ध जसनाथ जी जो महाराज हैं उनका संबंध बीकानेर के कतरियासर से। देखो नेक्स्ट है सिंबुधड़ा और कोड़ा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश हैं, तो इसका सही जवाब है जसनाती जो संप्रदाय है ना इसके जो उपदेश है वो सिंबुधड़ा और कोड़ा जो ग्रंथ है उनमें उपदेश है इनके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखमादेसर, पूर्णासर और मालासर में किस संप्रदाय की उपपीठें हैं, तो इसका सही जवाब है जसनाथी जो संप्रदाय है इसकी उपपीठें कहाँ हैं, लिखमादेसर, पूर्णासर और मालासर में है। नेक्स्ट है जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे। मतलब जिंदगी भर जो दूल्हे के वेश में रहे उनके उपदेशों का जो बखान करने वाले संत कौन थे, तो वो थे रज्जब जी। रज्जब जी जो हैं जीवन भर क्या रहते हैं, दूल्हे के वेश में रहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित संतों में से कौन सा मेवात क्षेत्र से संबंधित है, तो संत जो लालदास जी हैं इनका जो संबंध है वो मेवात क्षेत्र से है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित संतों में से कौन से जन्म से मुसलमान था। कौन से संत ऐसे हैं जो जन्म से क्या थे, मुसलमान थे। तो इनका सही जवाब है लालदास जी। संत जो लालदास जी हैं ये जन्म से क्या थे, मुसलमान थे। निम्न में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है। कौन सा संप्रदाय ऐसा है जो वैष्णव संप्रदाय नहीं है। तो इसका सही जवाब है निष्कलंक संप्रदाय। देखो निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय और लालदासी संप्रदाय, ये सारे कौन से संप्रदाय हैं, वैष्णव संप्रदाय, विष्णु के उपासक हैं। जबकि जो निष्कलंक की जो संप्रदाय है ना, ये वैष्णव संप्रदाय नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में संत पीपा के गुरु कौन थे। संत जो पीपा है ना, इनके गुरु कौन थे। तो सही जवाब है रामानंद। संत पीपा के गुरु कौन थे, रामानंद। नेक्स्ट है संत दरियाव जी रामासनेयी संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे। संत जो दरियाव जी है ना, रामसनेयी संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रैण शाखा के। संत जो दरियाव जी रामसनेयी संप्रदाय की रैण शाखा के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट है संत पीपा जी का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो संत पीपा जी का जन्म स्थान कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गागरोन। संत पीपा जी का जन्म स्थान कहाँ है, कहाँ था, गागरोन। नेक्स्ट है संत दरियाव जी द्वारा रामसनेयी संप्रदाय की शाखा स्थापित की। संत दरियाव जी ने रामसनेयी जो संप्रदाय है इसकी शाखा कहाँ पे स्थापित की। तो इसका सही जवाब है रैण में। संत दरियाव जी ने रामसनेयी जो संप्रदाय है इसकी कहाँ से शाखा कहाँ पे स्थापित की, रैण में। नेक्स्ट है रामसनेयी संप्रदाय की प्रमुख पीठ। रामसनेयी संप्रदाय की प्रमुख पीठ या गद्दी स्थित है तो वो कहाँ पे है, सापरा भीलवाड़ा में। रामसनेयी संप्रदाय की प्रमुख पीठ या गद्दी कहाँ है, सापरा भीलवाड़ा में। नेक्स्ट है राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामा, देखो राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामा जी नु रूषण की रचना की गई। मतलब सत्यभामा जी नु रूषण की जो रचना है राजस्थान के किस संत के द्वारा की गई। इसका सही जवाब है मीराबाई। सत्यभामा जी निरूषण जो है इस ग्रंथ की रचना किसने की, मीराबाई ने की। नेक्स्ट है निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। जो निरंजनी जो संप्रदाय है ना इसके संस्थापक कौन थे। तो इसका सही जवाब है संत हरिदास। संत जो हरिदास है ना वो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट है जोधपुर का जो महामंदिर उपासना स्थल है, नाथ संप्रदाय का उपासना स्थल है। किसका उपासना स्थल है, नाथ संप्रदाय का। नेक्स्ट है सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की पीठ की स्थापना किसने की। जो सलेमाबाद है ना वहाँ पे निम्बार्क संप्रदाय की पीठ की स्थापना किसने की। तो सही जवाब है परशुराम देव ने। परशुराम देव ने सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की पीठ की क्या की, स्थापना की। देखो नेक्स्ट है सहजोबाई के गुरु कौन थे। तो सही जवाब है सहजोबाई के गुरु कौन थे। तो सही जवाब है संत चरणदास जी। सहजोबाई के गुरु कौन थे, संत चरणदास जी। अब देखो यहाँ पे आपको एक साइड में है रामसनेयी संप्रदाय की शाखा और उसके स्थापनाकर्ता, दूसरी साइड में। हाँ जी, तो देखो इसका सही, देखो एक साइड में तो है रामसनेयी संप्रदाय की शाखा और दूसरी साइड में उसके स्थापनाकर्ता। तो रामसनेयी संप्रदाय की जो सापरा जो शाखा है ना, सापरा जो शाखा जो भीलवाड़ा में, इसके जो संस्थापक हैं वो है संत रामचरण जी। सापरा शाखा के संस्थापक कौन है, संत रामचरण जी। दूसरा है रामसनेयी संप्रदाय की दूसरी शाखा जैसे सिंहथल जो शाखा है ना, उसके संस्थापक हैं संत हरिदास जी। सिंहथल शाखा के संस्थापक कौन है, संत हरिदास जी। और तीसरी जो शाखा है, तीसरी जो खेड़ापा जो शाखा है ना, खेड़ापा शाखा के संस्थापक कौन है, तो वह संत रामदास जी, खेड़ापा शाखा के संस्थापक। और लास्ट में बचते हैं, लास्ट में जो रैण जो शाखा है ना, रैण शाखा, इसके संस्थापक कौन है, संत दरियाव जी।
संत जो दरियाव जी हैं रैण शाखा के, देखो सापरा शाखा के संत चरणदास जी, सिंहथल शाखा के संत हरिराम जी, खेड़ापा शाखा के संत रामदास जी और रैण शाखा के संत दरियाव जी। तो ये इसके सही जवाब हो गए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत जो आंदोलन है का सूत्रपात कब किया? तो इसका सही जवाब है 1949 में। आचार्य तुलसी ने 1949 में अणुव्रत जो आंदोलन है इसका सूत्रपात किया। नेक्स्ट है संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र था, मतलब संत जो भूरीबाई अलख है ना इसका कार्य क्षेत्र क्या था? तो सही जवाब है मेवाड़। नेक्स्ट है कुलजम स्वरूप किस संप्रदाय के उपदेशों का संग्रह है? तो कुलजम जो स्वरूप है किस संप्रदाय के उपदेशों का संग्रह है? तो इसका सही जवाब है परनामी संप्रदाय। परनामी जो संप्रदाय है ना इसके उपदेशों का संग्रह कहाँ है? कुलजम स्वरूप में। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे तो संत है कि कौन सी, देखो थोड़ा सा ऊपर करते हैं। यहाँ पे देखो इधर तो संत है और कौन सी जाति से इसका संबंध था? तो जसनाथ जी जो संत हैं इनका जो संबंध था वो जाट जाति से है, तो 2 सही हो गया। लालदास जी जो थे वो मेव जाति के थे, तो ये 4 हो गया। रजब जी जो थे वो पठान थे, तो इसका 1 हो गया। और बखना जो है ना बखना ये थे मिरासी, ये हो गया 3 हो गया। तो जसनाथ जी का संबंध जाट जाति से, लालदास जी मेव जाति के थे और रजब जी पठान थे और बखना क्या था? मिरासी थे। तो ये इनकी जातियाँ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इस साइड में तो संत हैं और इस साइड में उनका जन्म स्थान है। तो देखो रामदास जी का जो जन्म है वो कहाँ पे होता है? देखो अलग अलग कलर यूज करते हैं। रामदास जी का जो जन्म है वो होता है बीकमकोर में। रामदास जी का जन्म कहाँ होता है? बीकमकोर में। तो इसका हो गया, पहले का क्या हो गया? 4 हो गया। नेक्स्ट है जसनाथ जी का जो जन्म है वो कहाँ होता है? जसनाथ जी का जो जन्म होता है वो होता है कतरियासर में। जसनाथ जी का जन्म कतरियासर में, कहाँ होता है? कतरियासर में। तो इसका हो गया 3। इसके बाद में बात करते हैं दरियाव जी का जो जन्म है वो दरियाव जी का कहाँ होता है? जैतारण में। कहाँ होता है? जैतारण में। और इसके बाद में बात करते हैं चरणदास जी का जो जन्म है वो कहाँ होता है? डेहरा। दो और इसको लिखते हैं ए। तो देखो रामदास जी का जन्म बीकमकोर में, जसनाथ जी का कतरियासर, दरियाव जी का जैतारण और चरणदास जी का डेहरा। तो देखिए ये इनके जन्म हो गए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है ज्ञान समुद्र, बावनी, रामची अटक नामक कृतियों का संबंध किस संत से है? देखो एक बार दोबारा से देखते हैं कौन कौन सी रचनाएं हैं। ज्ञान समुद्र, बावनी और रामची अटक, इन जो कृतियों का जो संबंध है वो किस संत से है? तो इसका सही जवाब है सुंदरदास जी। ज्ञान समुद्र, बावनी, रामची अंटक, इनका संबंध कौन से संत से है? सुंदरदास जी। नेक्स्ट जो है वो है मलुक नाथ जी किस पंथ के साधु थे? मलुक जो नाथ जी हैं वो किस पंथ के साधु थे? तो इसका सही जवाब है गरीबदासी पंथ के। मलुक नाथ जी का जो संबंध है किस पंथ से है? गरीबदासी पंथ से है। नेक्स्ट है राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं। 13 जो पंथ है ना इसके प्रवर्तक कौन रहे हैं? तो इसका सही जवाब है बीखण जी। राजस्थान में 13 जो पंथ है इसके प्रवर्तक कौन है? बीखण जी। नेक्स्ट है कुंडा पंथ के प्रवर्तक कौन थे? कुंडा जो पंथ है ना इसके प्रवर्तक कौन थे? तो सही जवाब है राव मल्लीनाथ जी। राव जो मल्लीनाथ जी हैं कौन से पंथ के प्रवर्तक हैं? कुंडा पंथ के प्रवर्तक हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा दुर्ग
गढ़बीठली नाम से जाना जाता है? कौन सा जो दुर्ग है जो गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब है निम्न में से कौन सा जो दुर्ग है वो गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है तारागढ़। तारागढ़ जो अजमेर में है ना, इसको गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जलाशय किस किले में अवस्थित है? नाना साहब का झालरा और एक है इब्राहिम का झालरा, कौन से किले में अवस्थित हैं? तो सही जवाब है तारागढ़ अजमेर में। नाना साहब और इब्राहिम का झालरा कहाँ है? तारागढ़ अजमेर में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने कराया? तो इसका सही जवाब है महाराजा राय सिंह ने। बीकानेर के जो जूनागढ़ जो किला है इसका निर्माण किसने कराया? राय सिंह ने। किसने कराया? राय सिंह ने। नेक्स्ट है, तारागढ़ का किला किस शासक ने बनाया? तारागढ़ का जो किला है ना, किसने बनवाया? तो इसका सही जवाब है अजय राज ने। अजमेर शासक जो अजय राज हैं उन्होंने तारागढ़ के किले का निर्माण कराया। देखो नेक्स्ट है, घूघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? देखो घूघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? तो ये इसका सही जवाब है तारागढ़ अजमेर की प्राचीर के विशाल बुर्जों के नाम है। जो अजमेर तारागढ़ का जो किला है ना, उसकी प्राचीर के जो विशाल जो बुर्ज है ना, उनके नाम क्या हैं? घूघट, गुगड़ी, बांद्रा और इमली हैं। नेक्स्ट है, शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ था? तो शाहजहां के जो बेटे हैं ना दारा शिकोह, इसका जन्म तारागढ़ दुर्ग अजमेर में हुआ था। शाहजहां के जो बेटा है दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस किले में हुआ था? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में हुआ था। क्वेश्चन है, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा जो भाग है मीरान साहब की दरगाह है? कौन सा दुर्ग है जिसका सबसे ऊंचा जो भाग क्या है? मीरान साहब की दरगाह है। तो इसका सही जवाब है तारागढ़ अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 मंजिल के विशाल